हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए MPS 001 का सब्जेक्ट यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है, इंग्लिश में बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट वीडियो रिलीज किया था, जिसमें हमने जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। और इसके अब तक हम 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसके आंसर के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसका आंसर भी हम इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। आज का जो आंसर हमारा रहने वाला है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, संक्षिप्त टिप्पणी पे पहले बेस्ड होगा, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप संक्षिप्त टिप्पणी करते हो तो आपको ये दोनों ही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक अटेंड किया दूसरा नहीं किया तो उसके आपके 10 ही नंबर लगेंगे। इस चीज का पहली बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन बहुत बार आता ही है, जॉर्ज लुकास का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर जॉर्ज लुकास के बारे में बात करेंगे, इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। सबसे पहली बात तो इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक्सप्लेन किया है। आपको जॉर्ज लुकास के बारे में थोड़ा सा बता दें कि भाई 1885 में इनका जन्म हुआ और 1971 में इनकी मृत्यु हुई। एक जो है हंगरी कंट्री है उसमें मार्क्सवादी दार्शनिक थे, ये ध्यान रखना है आप सभी को। और इन्होंने क्या किया कि अपने से पूर्व जो मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री थे, इन्होंने उनकी थोड़ी सी आलोचना करी है। तो इन्होंने साहित्यिक आलोचना करी है और वो एक राजनीतिक विचारक भी थे। और इन्होंने क्या किया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है इस पे मार्क्स के सौंदर्य शास्त्र को गहराई से प्रभावित किया है। ध्यान रखना है आप सभी को, मार्क्सवाद को इन्होंने प्रभावित किया है। आपने एक तो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ा होगा और ये किसका है, जॉर्ज लुकास का। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, सबसे पहली बात तो जो मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री हैं जितने भी इनसे पूर्व के, उन सब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई इतिहास और वर्ग चेतना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जब हम क्रांति की बात करते हैं, जब हम देखेंगे कि मार्क्सवादी शासन व्यवस्था जो है या मार्क्सवाद के खिलाफ जो लोग क्रांति करेंगे, उनकी क्रांति के लिए उन्हें सबसे पहले इतिहास का दर्शन होना चाहिए, उन्हें इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी बात, उनके अंदर वर्ग चेतना होनी चाहिए। वर्ग चेतना होने का मतलब ये है कि भाई किस तरीके से एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है, ये उसको पहली बात तो ज्ञात होना चाहिए, पहली बात उनको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, हिस्ट्री एंड क्लास, वर्ग चेतना, 1923 में इन्होंने क्या किया, एक बुक जो है इन्होंने लिखी भी थी। आप सभी को ध्यान रखना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या बताया, सबसे पहली बात इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या। इन्होंने बताया मार्क्सवादी दर्शन का ये आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, मार्क्सवादी जो दर्शन है, अगर मार्क्सवाद को आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको द्वंद्वात्मक जो है भौतिकवाद को समझना पड़ेगा। इससे पहले हेगल नाम के विचारक है, उन्होंने भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और मार्क्स के जो भौतिकवाद है उनसे इन्होंने क्या किया, अपना लुकास जी ने, ये लुकास आएगा, लुकास जहाँ लिखा होगा, तो जॉर्ज लुकास जी ने क्या किया, अपने से जो पहले के सिद्धांत शास्त्री थे, चाहे वो कार्ल मार्क्स थे, हेगल से, उनसे उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट थ्योरी प्रस्तुत की है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इनके अनुसार वास्तविकता यानी जो रियलिटी है वो सतत परिवर्तनशील है। जैसे आज के जमाने में हम जिसे रियलिटी कह रहे हैं वो आने वाले टाइम पे परिवर्तनशील हो जाएगी। वास्तविकता जो है वो समय के अनुसार परिवर्तन होती है, पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये कहते हैं इस परिवर्तन का कई सारा कारण हो सकता है। अब देखो, परिवर्तन समाज की बदलती हुई जरूरतों के कारण हो सकता है, समाज में जो है नए तरह के विचार के आने से वास्तविकता बदलती है। और कई बार क्या होता है कि जब वास्तविकता में परिवर्तन होता है तो इससे हमें थोड़ा संघर्ष भी देखने को मिलता है। यहां पर हम इसको भी हाईलाइट करेंगे, मार्क्स ने इसे आर्थिक संरचनाओं और वर्ग संघर्ष के संदर्भ में लागू किया है। बेसिकली कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि जो आर्थिक संसाधन है उन सब पर अमीरों ने कब्जा कर रखा है और इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उनका शोषण हो रहा है और वो इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये मार्क्स का कहना है। परंतु जो जॉर्ज लुकास है वो बेसिकली थोड़ी बहुत अवधारणा तो इनकी मिलती है, परंतु इन्होंने थोड़ी सी अलग अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। सबसे पहले जो जॉर्ज लुकास है, जॉर्ज लुकास ने वस्तुकरण की अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने बताया जिसमें मानवीय संबंध में भी, जो मानवीय संबंध है उसमें वस्तु यानी कॉमोडिटीज जो है उसका मूल्यांकित होने लगता है। सबसे पहली बात इन्होंने ये कही है कि वस्तुकरण होने लगता है, वस्तुकरण की अवधारणा इन्होंने विकसित की।
एक उदाहरण देके समझाते हैं, कहते हैं पूंजीवादी समाज में श्रम एक माल बन जाता है और जिसे खरीदा बेचा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने इसे वस्तु फेटिशिज्म कहा गया। और बेसिकली क्या है कि हम अगर पूंजीवादी समाज में देखें तो व्यक्ति कुछ ना कुछ उत्पादन करता है और अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग उनको बेचते हैं फिर, और उससे जो भी लाभ कमाते हैं उसको अपनी जेब में रखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई सामाजिक जो लोग हैं उन लोगों के अंदर पहली बात तो चेतना जगाना जरूरी है। जब तक लोगों को इस बात का आभास नहीं होगा, लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि उनका शोषण हो रहा है, तब तक लोग कभी भी संघर्ष करने या फिर विरोध करने सरकार का नहीं आएंगे। तो जो जॉर्ज लुकास थे उनका मानना था कि सर्वहारा वर्ग जो यानी जो गरीब लोग हैं वो अपने ऐतिहासिक मिशन की ओर जागरूक होने चाहिए। यानी उन्हें ऐतिहासिक रूप से अगर वो देखें तो उनका शोषण सदियों से होता है। सबसे पहली बात उनके अंदर ये भावना जागृत होनी चाहिए। दूसरी बात, सच्ची वर्ग चेतना ही पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने में जो है वो कदम उठाएगी, या फिर वही कर सकती है कि लोगों के मन में पहले चेतना जगे कि भाई हम अगर पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब लोग भी अमीर बने, तो इसके लिए हमें इस पूंजीवादी समाज का जो सिस्टम है इसको पूरी तरीके से खत्म करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, झूठी चेतना यानी जो आपकी फोल्स कॉन्सिक्यूशंस है वो बेसिकली इन्होंने उनकी आलोचना करी है। उन्होंने कहा है कि भाई पूंजीवादी जो विचारधारा है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो कौन होता है, मजदूर होता है। क्यों? क्योंकि मालिक की तो मौज होती है उसके अंदर। अब इन्होंने द्वंद्वात्मक विधि का भी बताया है। इन्होंने बताया है कि भाई जो जॉर्ज लुकास है उन्होंने द्वंद्वात्मक को एक तार्किक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का हथियार माना है। उन्होंने कहा है कि समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो इसके लिए मनुष्य की चेतना का विकास करना बहुत जरूरी है। मनुष्य को इस बात का आभास दिलाना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से सदियों से उसका शोषण होता हुआ आया है। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी व्यक्ति के मन में कभी भी संघर्ष या फिर आप देखोगे तो कभी भी क्रांति देखने को नहीं मिलेगी। और जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक मनुष्य का शोषण जो है वो लगातार होता ही रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसकी कुछ आलोचना है। सबसे पहले लेनिन जो है और जो स्टालिन है उन्होंने जॉर्ज लुकास के विचारों को अस्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि ये विचारात्मक भटकाव है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति कभी भी इस चीज को समझ ही नहीं पाता। अगर वो इस चीज को समझता है धीरे धीरे तो उससे पहले जो ताकतवर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कुछ नई व्यवस्था बना देते हैं। क्योंकि समय के अनुसार अगर हम देखें तो परिस्थितियां बदल रही है। व्यक्ति जब तक इस बात का उसको एहसास होता है कि मेरा शोषण किया जा रहा है, तब तक अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं वो उनको क्या करते हैं, वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित कर देते हैं। कुछ मार्क्सवादियों ने उनके जो आदर्शवाद है यानी जो आइडियलिज्म है उस पर भी आरोप लगाया है। इसके ऊपर जॉर्ज लुकास के ऊपर उन्होंने कहा है कि भाई चेतना पर अधिक जोर दिया है इन्होंने, ना कि व्यक्ति के गुणों का विकास करने का और व्यक्ति को ना ही क्या करने का, संगठित करने का। अब देखो इसका प्रभाव क्या पड़ा इनके विचारों का। तो देखो जो जॉर्ज लुकास थे उनके जैसे कई सारे विचारक उभरे और उन्होंने आगे चलकर जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो उसकी स्थापना करी। और ये बेसिकली क्या है, ये आलोचकीय समुदाय था पूरा। इस आलोचकीय समुदाय के द्वारा जो मार्क्सवादी जो लोग थे उन लोगों के द्वारा आलोचना की जा रही थी, जो पूर्व ग्रह के लोग थे, जो पुरानी मार्क्सवादी विचारधाराओं को लेके चल रहे थे। और यहीं से ही अगर हम देखें तो जॉर्ज लुकास के विचारों के बाद से ही नव मार्क्सवादी ये जो नियो मार्क्सिज्म है इसका क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें इनके निष्कर्ष की, तो जो जॉर्ज लुकास है उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक गतिशील और मानव केंद्रित दर्शन को माना और उन्होंने कहा है कि भाई यदि मनुष्य सचमुच में क्या करना चाहता है, अगर समाज में परिवर्तन लाना चाहता है तो उसे वस्तुकरण, वर्ग चेतना और साथ ही साथ संस्कृति जैसे जो विषय है इस पे मनुष्य को जो ज्यादा प्रभाव होना चाहिए। जैसे हम देखें जो ताकतवर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी संस्कृति को प्रमोट करते हैं। वो चाहे कम संख्या के लोग हों चाहे वो अधिक संख्या के लोग हों, वो हमेशा इस चीज को कंसीडर करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश भी करते हैं। और केवल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विश्व को समझने का रास्ता नहीं हो सकता कभी भी, ये आपको याद रखना है। हाँ, उसके अंदर लोगों की भावनाओं को, लोगों के व्यवहार को परिवर्तन का एक साधन जरूर कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखो समाजवाद का क्या अर्थ है। समाजवाद जिसे हम इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो समाजवाद सबसे पहली बात क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखो
समाजवाद, इसे अंग्रेजी में हम सोशलिज्म कहते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक समानता लाना और सामाजिक न्याय को स्थापित करना। आर्थिक समानता लाने का मतलब है कि कोई अमीर और कोई गरीब का अंतर ना रहे। और सामाजिक न्याय का मतलब क्यों? क्योंकि समाज में हम देखते हैं अमीर लोगों के द्वारा अपनी और सारी व्यवस्थाएं कर ली जाती है और गरीब लोग बेचारा जो होता है वो न्याय नहीं पा पाता है। दूसरी चीज, समाजवाद जो है वो पूंजीवादी के विपरीत एक व्यवस्था है। समाजवाद जो है वो पूंजीवाद का अगेंस्ट में विचारधारा है, आप ये भी कह सकते हो। और जहां पर उत्पादक के सभी संसाधन जो है वो राज्य के हाथ में हो, ये बात कहता है इंपॉर्टेंट कि भाई संसाधन जितने भी हैं वो किसके हाथ में होने चाहिए? सरकार के हाथ में। सरकार के हाथ में क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो सरकार हैगा वो बेसिकली क्या करेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, उत्पादन के जितने भी साधन है वो किसके हाथ में होने चाहिए? सरकार के हाथ में होने चाहिए। और इससे क्या होगा कि भाई कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होगा। इस वजह से ये उत्पादन यानी जो निजी अधिकारों की थोड़ी सी विरोध करते हैं। सरकार के हाथ में सारे संसाधन की बात करते हैं। समाजवाद की परिभाषा सबसे पहले कार्ल मार्क्स के अनुसार, तो कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का एक संक्रमणकालीन अवस्था है। यानी जब समाजवाद स्टार्ट होगा तो वो कब स्टार्ट होगा? वो जब पूंजीवाद और जब साम्यवाद है उन दोनों के बीच की अवस्था है, सबसे पहली बात, जहां पर वर्ग विहीन समाज की नींव रखी जाएगी। अगली बात करें तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना है कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक समानता को कम करके सभी नागरिकों को, देखो आर्थिक असमानता असमानता जो मौजूद है, जो अमीर गरीब का अंतर मौजूद है, एक तो उसको खत्म करेगी और दूसरी चीज सभी नागरिकों को एक समान अवसर मिलेंगे। तीसरा, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो समाज के कल्याण के लिए आर्थिक गतिविधियों का सामूहिक नियंत्रण और वितरण जो होता है ये क्या कहलाता है? समाजवाद। फिर से रिपीट किया जाता है कि समाज के कल्याण के लिए, समाज के भले के लिए आर्थिक गतिविधियों का सामूहिकरण, यानी समाज में ज्यादातर लोगों के पास में अधिकार होंगे। जैसे सरकारी स्कूल होते हैं तो वो सबके लिए, सभी जाति धर्म जो समुदाय के लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? वो आ सकते हैं स्कूल में, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सरकारी अस्पताल, वहां पर सभी लोग आ सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। ऐसे ही जो आपके सामूहिक पार्क होते हैं तो वहां पर आप जा सकते हो, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो? इजीली वहां पर रह सकते हो। समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो समाजवाद का कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो उत्पादन के सभी संसाधनों पर स्वामित्व, सामाजिक स्वामित्व होगा या फिर राज्य का स्वामित्व होगा। आप ये भी कह सकते हो कि जो स्वामित्व होगा वो किसका होगा? वो राज्य का होगा। यहाँ पर समाजवाद में जमीन, फैक्ट्री, बैंक, परिवहन जैसे संसाधनों पर सरकार का या समुदाय का नियंत्रण होता है। दूसरी बात, निजी संपत्ति को क्या किया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। अगर हम तीसरी बात करें आर्थिक समानता में, तो धन और संसाधनों का वितरण, जो धन है और संसाधन है उसका वितरण जनता की आवश्यकताओं के ध्यान में रख के किया जाएगा, ना कि ऐसा कि सबको ही बांट दिए, सारे संसाधन खत्म कर दिए और फिर कुछ लोग अमीर हो गए कुछ गरीब नहीं, लोगों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग। तीसरी बात, अमीर गरीब के बीच में खाई को कम करना, यानी अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है उसको क्या करना? कम करना। सामाजिक कल्याण का कार्य करना, जैसे मुफ्त शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार की गारंटी या फिर जो अन्य सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाएगी उसको सुनिश्चित करना। अगला, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था पर सरकार की योजनाएं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, 5 साल तक किस पे ध्यान दिया जाएगा, सरकार किस तरीके से, अभी हमारे देश में अगर ज्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो पहले उसकी तरफ हम ध्यान देंगे, बाद में धीरे धीरे सड़कों के ऊपर, परिवहन के ऊपर, और फिर जैसी जैसी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। और इसका फायदा क्या मिलेगा? शोषण का अंत हो जाएगा, मजदूरों, किसानों या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनका शोषण रुकेगा, न्यूनतम मजदूरी कम से कम उनको मिलेगी, काम के घंटे तय होंगे सरकार द्वारा उन पे, या फिर और जो पूंजीपति लोग हैं उनके द्वारा इन पे अत्याचार जो है वो नहीं किए जाएंगे। अब समाजवाद के प्रकार की बात करते हैं तो समाजवाद कई प्रकार के हैं, जैसे लोकतांत्रिक समाजवाद जिसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जैसा कि स्वीडन, नॉर्वे, इन देशों में विशेषतः लोकतंत्र के माध्यम से समाजवादी नीतियां लागू करना। मार्क्सवादी समाजवाद कहाँ कहाँ पर था? मार्क्सवादी जो है वो सोवियत संघ में था और चीन में वर्तमान समय में। और विशेषता क्या है? क्रांति के बाद सरकार जो है वो पूंजीवादी को समाप्त करके उसको राज्य नियंत्रण में ले लेती है और उसके बाद लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करती है। तीसरा है गांधीवादी समाजवाद, जिसका उदाहरण भारत में देखने को मिलता है।
ग्रामीण गणराज्य का जो संघ होता है उसको बनाने की बात की गई है। वहां पर पंचायतों को ज्यादा डेवलप, या जो छोटे स्तर है उनको ज्यादा डेवलप करने की बात की जाती है, ताकि क्या हो, समाज में हर एक वर्ग के जो खास तौर पे कमजोर और जो पिछड़े वर्ग है उन लोगों को रोजगार या उनको सुविधाएं प्राप्त हो सके। अब समाजवाद के कुछ गुण बताए गए हैं, दोष, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। तो गुण के बारे में आर्थिक समानता जो है वो स्थापित होती है, या फिर हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से जो असमानता है वो कम हो जाती है। तीसरा, बेरोजगारी, गरीबी और इन सब पर क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको सभी को क्या हो पाती है, उपलब्ध हो पाती है। तीसरी बात, जो दोष है आपके, डिसएडवांटेज है इसकी, सबसे पहली बात तो सारा संसाधन नियंत्रण, कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में चला जाता है, तो इससे कई बार भ्रष्टाचार फैलता है। जो सरकारी अधिकारी है वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जो निजी उद्यम है वो खत्म हो जाते हैं, जिससे लोग जो है वो प्रगतिशील नहीं होते, वो ठीक ढंग से काम भी नहीं करते और केवल केवल वो अपने बारे में ही सोचते हैं कि हमको तो मजदूरी मिलनी चाहे कितना भी काम करो। तीसरा, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उस पर क्या लग जाता है, नियंत्रण लग जाता है, क्योंकि निजी संसाधन नहीं होते। अब भारत के अंदर बात करें, क्या भारत एक समाजवादी देश है, तो उसका उत्तर है भारत में कई सारे लक्षण है जो समाजवादी होने का इशारा करती है, जैसे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे बोलते हैं हम डीपीएसपी। भारत के अंदर संविधान के अंदर खंड 4 में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सरकार द्वारा अगर कोई नीति बनाई जा रही है तो वो गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी, ताकि हर कोई उसका लाभ ले सके। तीसरी बात, 1991 में जो आर्थिक सुविधाएं हुई थी उसमें पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र जो थे वो अधिक थे, परंतु अब उसको क्या है, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आज भी भारत में मनरेगा या सार्वजनिक जो स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत है, सब्सिडी है, या फिर जो मुफ्त शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आज भी भारत को क्या दिखाया जा सके, एक हम कह सकते हैं समाजवादी देश दिखाया जा सके। यहाँ पर समाजवाद का निष्कर्ष कहें तो समाजवाद से समाज के काफी बड़े तबके को सामूहिक रूप से हित, यानी उसका भला तो हो सकता है, परंतु अगर हम देखें तो व्यक्तिगत जो लाभ है वो काफी कम देखने को मिलता है, क्योंकि समाज में ज्यादातर समूह के बारे में बात होती है। हो सकता है समाज में अधिकतर लोग मूर्ख हो, समाज में अधिकतर लोग जो है वो अवसरों का लाभ ना उठा पाए, तो ऐसे में जो गुणवान लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको भी रोकना समाजवाद के थ्रू वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे समाज में समानता हर तरीके से आती है, क्योंकि आप ज्यादा काम करो, कम काम करो, आप बुद्धिशील करो, आपको उसका अधिक लाभ नहीं मिलेगा। जैसे अन्य मजदूरों को काम या अन्य लोगों को वेजेस मिल रहे हैं, वैसे ही आपको मिलेगा। हालांकि इसमें योग्यताओं को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु फिर भी स्टार्टिंग में तो कई बार हमें देखने को ऐसा ही मिलता है, ये आपको याद रखना है। इसमें कहता है कि भाई आधुनिक युग में लोकतंत्र, समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा मॉडल बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर ट्रांसपोर्ट कर, इन सारी व्यवस्थाओं पर सरकार खुद अपना नियंत्रण रखती है, और इससे क्या होता है, सरकार के पास पैसा आता है और सरकार जनता की आवश्यकताओं के लिए खर्च कर पाती है। समाजवाद का लक्ष्य केवल आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि इसको मनुष्य को भी मुक्त बनना है। ये ध्यान रखना है आप सभी को। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रूढ़िवाद क्या है। सबसे पहली बात आपको ये एक्सप्लेन करना है और इसको अच्छे से विस्तार से आपको समझाना है। विस्तार से समझाने का मतलब है कि अच्छी तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात तो रूढ़िवाद, जिसे हम कहें तो भाई ये बिल्कुल राजनीति में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हर एक लोगों को पढ़ना चाहिए। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आज से जो पहले जो राजनीतिक चिंतन थे, जिस दृष्टि से राज्य को देखते थे, समाज को देखते थे, संविधान कानूनों को देखते थे, आज भी उसी दृष्टिकोण से देखा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग ऐसी पुरानी दृष्टिकोण को ही रखते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं चाहते तो वो लोग रूढ़िवादी लोग होते हैं। परंतु समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार जो परिवर्तन देखने को मिलता है, जो परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, ये रूढ़िवाद कहलाता है। देखो, रूढ़िवाद जो है ये एक राजनीतिक सामाजिक विचारधारा है जो परंपरा, स्थिति और जो है धीमे सुधारों की विश्वास में आधारित है। बेसिकली वो परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित रहती है और बहुत धीमे परिवर्तन, ये बिल्कुल अचानक परिवर्तन की बिल्कुल बात नहीं करते, और ये बिल्कुल अपनी पुरानी विचारधाराओं पर इसलिए रहने की बात करते हैं क्योंकि वही उनकी संस्कृति है, वही उनकी पहचान है, वही उनके मूल आदर्श है, जो धार्मिक हो सकते हैं, जो सामाजिक हो सकते हैं, जो वैधानिक भी हो सकते हैं।
ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगली चीज आपसे बताई गई है कि रूढ़िवाद की परिभाषा दीजिए। तो एडम बर्ग जो है वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि रूढ़िवाद समाज को एक सामाजिक अनुबंध मानता है। यानी रूढ़िवादी समाजवादी जो एडम बर्ग है वो बेसिकली कहता है कि रूढ़िवादी क्या है, वो समाज में एक समझौता है और लोग कोई भी समझौते को तोड़ना नहीं चाहते, वो इस समझौते को सबसे ऊपर रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज इन समझौतों का पालन करते हुए आए, इन नियमों का पालन करते हुए आए, तो हमें भी और हमारी भावी पीढ़ी भी जो है वो इसी का पालन करें। ये है रूढ़िवादी, ये है रूढ़िवादी सोच। जो रूसो है इनके द्वारा क्या कहा गया, इन्होंने कहा है कि ये अपरिवर्तन, ये कैसा है अपरिवर्तन, मतलब कहने का मतलब ये बिल्कुल परिवर्तन का विरोध नहीं करते, बल्कि अराजकता और जो है अतिवाद से बचने की रास्ता है। यानी अतिवाद का मतलब है ये एक तो इतनी जल्दी से ये परिवर्तन करने की बात नहीं करते, और जो समाज में अराजकता है उसको कम करने के लिए भी, या जो भी चीज है उसको परंपरागत सिद्धांतों के आधार पर ही अपने आप को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। अगला सरल शब्दों में कहें तो पुराने मूल्य, जो पुरानी विचारधारा विश्वास है, उनको उनके अकॉर्डिंग ही क्या हो समाज में परिवर्तन की ये बात करते हैं। अगली चीज, रूढ़िवाद के मूल सिद्धांत क्या है, अब यहाँ पर आपको इसके बारे में वर्णन करना है। तो इस पे सबसे पहली बात, ये परंपराओं को महत्व देते हैं। ऐतिहासिक रूप से जो इनकी संस्कृति है, जो विरासत है, ये इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जैसे जातिवादी लोग अपनी शादी, अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी जाति व्यवस्था के अकॉर्डिंग होते हैं। वो सारे के सारे नियम इनकी जाति व्यवस्था में जैसे बताए गए वो उन्हीं का ही पालन करते हैं, और यहाँ पर लोग अपनी स्वेच्छा से इसका पालन करते हैं। और स्वेच्छा से पालन करने का मतलब क्या है कि लोग इसके अंदर पूरी इच्छा से अपना इन नियमों का, इन बातों का पालन करते हैं। तीसरी बात, धीमी और सावधानी पूर्वक परिवर्तन, यानी क्रांतिकारी बदलावों की बजाय ये क्रमिक सुधारों की बात करते हैं। वो कहते हैं उदाहरण के लिए ब्रिटेन में जो है संवैधानिक राजतंत्र विकसित हुआ है और वो बेसिकली धीरे धीरे हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से ये कहता है कि समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। सामाजिक जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली अपने कल्चर्स में, अपनी पुरानी परंपराओं में, उन्हीं पे वो केवल आधारित रहते हैं, उन्हीं पे ही केंद्रित रहते हैं, उन्हीं पे ही बात करते हैं। और ये धर्म के अनुसार नियम कायदे कानून को बढ़ावा देते हैं, धर्म के अनुसार शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि ईरान में है और इस्लामिक देशों में है। वो क्या करते हैं, शरिया के अकॉर्डिंग ही आपको शिक्षा दी जाती है। राज्य की सीमित भूमिका, राज्य की सीमित भूमिका का मतलब क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के आधार पर ये अधिकारों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, अपनी निजी और सार्वजनिक संपत्ति की बात करते हैं। अमेरिका में इसे रिपब्लिकन पार्टी करती है। अब देखो रूढ़िवाद कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सांस्कृतिक रूढ़िवाद, आर्थिक रूढ़िवाद, और बेसिकली ये जो रूढ़िवादी लोग हैं ये संस्कृति में जैसे इनकी भाषा, धर्म, कला, ये सब इनका मुख्य रूप से प्रभावशाली दायरा है जिसके अंदर रह के वो काम करने की बात करते हैं। और आर्थिक रूढ़िवाद के अंदर ये आता है कि भाई वो बेसिकली अपने जो रोजगार के साधन है वो भी अपने उसी के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। जैसे हमारे सदियों से ये काम करते आए, ये चीज हम करते हैं, अपने ही उन कामों को फॉलो करते। राजनीतिक रूढ़िवाद में ये है कि भाई जो सत्ता है, जो जो शासन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, और साथ ही साथ में वो अपने नियमों के अनुसार ही चलना चाहते हैं, वो अपनी पुरानी परंपराओं पर ही आधारित रहते हैं, वो कुछ नई चीजें डालने की बात नहीं करते। अगर हम बात करें, कई कई पुस्तक है जिसमें रूढ़िवाद का जिक्र किया गया है, जैसे एडम बर्केन की बुक का नाम है आपका रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ये इनकी बुक है, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है इसके अंदर रूढ़िवाद के बारे में। वैचारिक फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हुए इन्होंने कहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद में वहां पर समाज में क्या हुआ, एकदम से परिवर्तन आ गया, जो कि फ्रांस के लिए ठीक नहीं रहा। और वहीं अगर हम बात करें, इन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि इसका अमेरिका का, वहां पर उन्होंने क्रमिक सुधार की बात करी है। इसके अलावा आपका जोसेफ डी मैट्री है, इन्होंने क्या किया है, धर्म और राजनीति को समाज का आधार माना है, धर्म और राजनीति को इन्होंने क्या माना है, समाज का आधार माना है। साथ ही साथ में भारतीय संदर्भ, जैसे राजा राम मोहन राय था, या फिर अगर हम बात करें और विचारकों की जिन्होंने सती प्रथा, जाति प्रथा के खिलाफ इन्होंने बात उठाई, इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल आरएसएस जो है, या फिर जो जमात इस्लाम मुस्लिम संगठन है, इन्होंने क्या किया है, अपनी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उनका उन्होंने संरक्षण करने की कोशिश की है। इसके कुछ गुण है, इनके गुण क्या है कि समाज में स्थिरता बनी रहती है, एकरूपता बनी रहती है, एकता बना रहती है, समाज में अराजकता, हिंसक प्रवृत्तियां ये सब नहीं होती, और सांस्कृतिक पहचान से लोगों को
इंटीग्रेट करके रखना बहुत आसान होता है। दोष क्या है कि ये प्रगति के मार्ग में बाधा है। लोग जो है लैंगिक समानता ला नहीं पाते, सामाजिक न्याय नहीं स्थापित हो पाता। जो लोग सदियों से शोषण हुए, दबे हुए, उनका कभी विकास नहीं होता। असमानता हमेशा बनी रहती है समाज के अंदर। और जो 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 ऐसा वर्ग है जो दबा कुचला है, उसको कभी भी ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता। लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र स्थापित नहीं होता समाज में। ज़्यादातर निर्णय जो है वो अपनी परंपराओं के आधार पर लिए जाते हैं। आधुनिक युग में जैसे अमेरिका में ट्रंप का जो है अमेरिका फर्स्ट फर्स्ट जो है उसको लागू करना, रूढ़िवादियों के न्यायाधीश को नियुक्त करना, यानी जो ऐसे लोग हैं अमेरिका के बारे में ज़्यादा सोचते हैं अमेरिका के लिए, तो उन्हीं को महत्वपूर्ण दिया जाता है। भारत के अंदर ऐसे गौरक्षा जो है लव जिहाद जैसे मुद्दों पर रूढ़िवादी समूह विचार करती है। इस्लामिक देशों में तालिबानियों द्वारा क्या किया गया है, शरिया के अकॉर्डिंग कानून बनाए गए हैं। तो ये सारे के सारे इसी चीज़ को शो करता है। और अगर हम बात करें तो ये समाज में स्थिरता तो लाता है, परंतु ये अ, जो रूढ़िवादी है वो समाज का कभी भी प्रगति करने की बात नहीं करता। उनके सामने चुनौती खड़ा कर देता है। जैसे विश्व एकीकृत होता जा रहा है, तो ये अपने आप को दूसरे लोगों से अलग रखना चाहते हैं, उनकी संस्कृति में घुलना-मिलना नहीं चाहते और अपने ही अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहते। तो ये सारे क्वेश्चन थे। बाकी अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम अब यहाँ से 7, 8 और जो नीचे के जो हमारे क्वेश्चन्स हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे।